तो आज हम पढ़ने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से एग्जाम्स में जैसे कि मैंने बताया 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो शुरुआत हम डाइजेस्टिव सिस्टम की करते हैं। थोड़ा सा एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में बताते हैं कि क्या-क्या कैसे-कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन करता है और उसके बाद हम इसकी जो जो भी डिजीज़ कंडीशंस है उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल और असेसरी ऑर्गन्स। तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले जब भी हम फूड ग्रहण करते हैं तो माउथ के थ्रू वो फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स क्या है कि 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक जो नेजोफेरिंग्स होती है, एक ओरोफेरिंग्स होती है। उसके बाद फेरिंग्स से निकल के फूड कहाँ पे आ जाता है, ईसोफेगस के अंदर। तो ईसोफेगस क्या की बात करें हम तो ये 10 इंच लॉन्ग होती है। इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं होता है और जो फूड है वो फेरिंग्स से ईसोफेगस तक आता है और ईसोफेगस से सीधे वो स्टमक में चला जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि ये स्टोमक है इस और ईसोफेगस दोनों की जंक्शन पर एक इंस्पेक्टर पाई जाती है, जिसको बोलते हैं लोअर ईसोफेगल इंस्पेक्टर। ये लोअर ईसोफेगल इंस्पेक्टर क्या काम करती है, जो भी स्टोमक का कंटेंट है वो स्टोमक से ईसोफेगस के अंदर नहीं जा पाए। अगर ईसोफेगस से स्टोमक का कंटेंट अगर ऊपर जाएगा तो स्टोमक के कंटेंट कैसा होता है, एसिडिक होता है ना। तो एसिडिक कंटेंट अगर ऊपर जाएगा तो ईसोफेगस के अंदर अल्सर्स हो सकते हैं, जिन्हें ईसोफेगल अल्सर्स कहते हैं। उसके बाद हम बात करें ईसोफेगस में, जैसे ही फूड ईसोफेगस से बाहर निकलता है कहाँ पे आता है, स्टोमक के अंदर। तो स्टोमक की अगर हम एनाटोमी की बात करें तो स्टोमक कौन सी शेप में होता है, जे शेप में होता है और लेफ्ट साइड सिचुएटेड होता है। अब इसके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है, उन सेल्स का नाम है पेराइटल सेल्स, चीप सेल्स, गोबलेट सेल्स या म्यूकस नेक सेल्स भी उनको बोलते हैं। तो ये सेल्स पाई जाती है। पेराइटल सेल क्या करती है, सीएल का सिक्रेशन करती है। एचसीएल की नेचर क्या होती है, एसिडिक। इसके साथ साथ पेराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या काम है, इंट्रिंसिक फैक्टर का काम होता है विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन। विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर अगर नहीं होगा, अगर उस किसी कारण से स्टोमक में डैमेज होता है या कुछ अल्सर्स वगैरह हो जाते, तो उस कंडीशन में ये इंट्रिंसिक फैक्टर कम सीक्रेट होता है। अगर कम सीक्रेट होगा इंट्रिंसिक फैक्टर तो क्या होगा, उससे विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन प्रभावित होगा और उस कंडीशन में एनीमिया भी हो सकता है। चीप सेल्स क्या हार्मोन सीक्रेट करती है, पेप्सिनोजन। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पेप्सिनोजन है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, एचसीएल। एचसीएल है ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन का क्या काम होगा यहाँ पे, प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेगा, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसके साथ साथ जो गोबलेट सेल्स है, म्यूकस नेक सेल्स है, ये क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। अब म्यूकस का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या रोल होता है म्यूकस का, म्यूकस क्या है, जो स्टोमक की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि एचसीएल हार्मोन है, ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक नेचर होती है इसकी। तो इससे स्टोमक की जो लाइनिंग्स है, एपिथेलियल सेल्स है, वो डैमेज नहीं हो जाए, तो उनको डैमेज से बचाने के लिए म्यूकस नेक सेल्स या गोबलेट सेल क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। तो अगर हम बात करें तो स्टोमक के चार चार पार्ट होते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट कार्डियक, उसके बाद फंडस, उसके बाद बॉडी और पाइलोरिक पार्ट। तो ये 4 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो ईसोफेगस के पास होता है वो कार्डियक पार्ट होता है, और लास्ट वाला पार्ट होता है जो ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है, पाइलोरिक पार्ट होता है। तो पाइलोरिक पार्ट है, वहां पे एक इंस्पेक्टर पाई जाती है जिसे बोलते हैं पाइलोरिक इंस्पेक्टर। अब पाइलोरिक इंस्पेक्टर का काम है, ये कंट्रोल करती है स्टोमक का एम्प्टिंग का, पे कंट्रोल करती है कि स्टोमक से जो स्टोमक के कंटेंट है कितनी ड्यूरेशन में वो ड्यूडेनम के अंदर जाए, उसका कंट्रोल करती है। कभी कभी इसमें स्टीनोसिस हो जाता है, पाइलोरिक स्टीनोसिस जिसे बोलते हैं। ये क्या कंडीशन होती है, स्टोमक और ड्यूडेनम के बीच की जो ओपनिंग है वहाँ पे ये पाया जाता है, और ये क्या है, थिकन हो जाती है, मोटी हो जाती है, यहाँ पे डिपोजिशन होने लग जाता है, जिससे पाइलोरिक स्टीनोसिस कहते हैं। 6 महीने से कम के बच्चों में कॉमन है और मेनली ये मेंस में पाई जाती है, मेल चाइल्ड में। अब इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं फोर्सफुल वॉमिटिंग, क्योंकि स्टोमक कंटेंट बाहर नहीं निकल पा रहा है ड्यूडेनम से और स्टोमक में ही है, तो एकदम से फोर्सफुल, स्टोमक पूरा फुल है
तो क्या होता है, फोर्सफुल वोमिटिंग होती है, ये इसका मेन सिम्टम होता है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है। उसके साथ साथ उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा और बच्चा हंग्री रहेगा, उसको भूख लगती रहेगी, भूखा रहेगा, ऐसा लगेगा कि ये बहुत भूखा है देखने पर। उसके बाद हम आ जाते हैं ड्यूडेनम पे। जैसे ही स्टोमक से कंटेंट निकलता है, फूड कंटेंट, वो ड्यूडेनम में आता है। मैंने बताया था कि पाइलोरिक स्फिंक्टर है, वो स्टोमक से ड्यूडेनम पे कितना कंटेंट आना चाहिए उसको कंट्रोल करती है। अगर तेजी से कंटेंट आएगा तो ड्यूडेनम के अंदर अल्सर्स हो सकते हैं, जिनको क्या कहते हैं, ड्यूडिनल अल्सर्स। तो अल्सर्स की 3 साइट हो गई हमारे पास। एक तो ईसोफेगस के अंदर अल्सर हो सकता है, एक ड्यूडेनम के अंदर अल्सर हो सकता है, एक स्टोमक के अंदर भी अल्सर हो सकता है। स्टोमक के अल्सर हमने बताया था क्या है, पेप्टिक अल्सर। ड्यूडेनम की बात करें तो 10 से 12 इंच की होती है। ये ड्यूडेनम का ही लैटिन वर्ड से लिया गया है, उसका मतलब होता है 12 फिंगर्स, यानी 12 फिंगर्स के बराबर की इसकी लेंथ होती है। अब ये सी शेप्ड होती है, इसको कहते हैं साइट ऑफ मोस्ट डाइजेशन एंड ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट ऑब्जर्प्शन। सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। दो मेन ऑर्गन्स यहाँ पे अटैच होते हैं। जो इसका सी शेप है, इसके अंदर तो ये होता है इसके पेनक्रियाज, और जो इसके ड्यूडेनम का सी शेप है, इसके ऊपर की साइड क्या सिचुएटेड होता है, लीवर। तो दो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। जैसे कि हमने बात करी थी असेसरी ऑर्गन्स है, इनके अंदर फूड डायरेक्टली नहीं जा रहा है, लेकिन ये डाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पेनक्रिएटिक डक्ट से तो आते हैं पेनक्रिएटिक हार्मोन्स, और कॉमन बाइल डक्ट से आते हैं बाइल आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे बाइल आता है, बाइल का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है बाइल का। तो ये जो एसिडिटी है कायम की, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसकी जो होता है ड्यूडेनम, फिर रिलैक्स होता है, तो उससे क्या है, फूड आगे बढ़ता है। इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। जैसे कि हम बोलते हैं क्रमाकुंचनी गति, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, वो स्क्वीजिंग एंड रिलैक्सेशन ऑफ ड्यूडेनम की वजह से होता है। अब बात करते हैं हम जेजुनम और इलियम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम का बताता है मैंने कि 10 से 12 इंच लॉन्ग होती है। और उसके बाद आता है जेजुनम और इलियम। जेजुनम होती है 8 फीट लॉन्ग। जेजुनम, जेजुनम के अंदर क्या होता है, प्राइमरी साइट फॉर डाइजेशन है एब्जॉर्प्शन। उसके अंदर आ गया शुगर्स, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड, तीनों चीजों का यहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद हम बात करें इलियम। इलियम के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। इलियम पर ध्यान देने वाली बात है, इलेक्ट्रोलाइट्स में ये बाइल साइड्स का एब्जॉर्प्शन करती है। जो एक्सेस में बाइल साइड्स होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करती है। अगर इलियम अगर डैमेज हो जाए तो क्या होगा, बाइल साइड्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, गोल स्टोन्स होने लग जाएंगे, कोलिलिथियासिस हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए सीकम, कोलन, रेक्टम और लास्ट में एनस। तो इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, सीकम का काम क्या है, सीकम और इलियम के बीच में एक बाल पाया जाता है, जिसे बोलते हैं इलियोसिकल बाल। ये क्या करता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के कंटेंट है उनको वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से रोकता है। ज्यादातर डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ हो जाता है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन सारा हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली काम होता है जो उसमें से एक्सेस वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन करता है। उसके साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन का एक इम्पोर्टेंट ये काम भी है कि यहाँ पर विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का प्रोडक्शन होता है। विटामिन के कहाँ से प्रोड्यूस होती है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे बैक्टीरियल कॉलोनीज पाई जाती है, माइक्रोबियल फ्लोरा पाए जाते हैं, जो कि विटामिन के का प्रोडक्शन करते हैं। उसके साथ साथ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का भी काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ प्रोडक्शन होता है। अब बात करें यहाँ से, अगर लार्ज इंटेस्टाइन डैमेज हो जाती है तो इससे क्या कंडीशन हो सकती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक खतरनाक कंडीशन है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस का अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो देयर इज चांसेज ऑफ कोलन कैंसर। अब बात करें हम एसेसरी ऑर्गन्स की। एसेसरी ऑर्गन्स में हम डिटेल में इनको विस्तार से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। तो इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो एसेसरी ऑर्गन अभी हम यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं क्या क्या काम हो सकता है इनका डाइजेशन में। तो एसेसरी ऑर्गन्स में सिलाइवरी ग्लैंड्स है। सिलाइवरी ग्लैंड मेनली मेजर 3 ग्लैंड्स होती है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। इनका मेन काम क्या होता है, स्टार्च का डाइजेशन ये करती है। सेलाइवा का प्रोडक्शन होता है। सेलाइवा का प्रोडक्शन होने से क्या है, सेलाइवा के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं,
सेलाइवरी एमाइलेज और सेलाइवरी लाइपेज। तो जो सेलाइवरी एमाइलेज है वो किसका डाइजेशन करता है? स्टार्च का डाइजेशन। तो माउथ के अंदर ही स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका वेट होता है 1.4 टू 1.8 kg और ये राइट साइड ऑफ द बॉडी स्थित होता है। और इसके अंदर 4 लोब्स होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब। और इसमें एक क्वेश्चन काफी बार आता है कि लीवर एब्सेस होने की संभावना सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? तो लीवर एब्सेस होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है राइट लोब ऑफ लीवर। क्यों होती है? क्योंकि राइट लोब ऑफ लीवर के अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। राइट लोब सबसे बड़ा होता है तो ब्लड सप्लाई भी इसको ज्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पर बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ होने की संभावना भी बढ़ जाती है। और लीवर के फंक्शंस की बात करें तो मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन, जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स का सबसे ज्यादा डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में योगदान देता है लीवर। उसके अलावा कुछ चीज़ों का सिंथेसिस भी यहाँ पे होता है, जैसे ग्लूकोज है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है, फैट्स और बाइल का तो मैंने बताया था कि बाइल वहाँ से सीक्रेट होता है और कहाँ पे रिलीज होता है? ड्यूडेनम के अंदर। चीज़ों का स्टोरेज भी यहाँ पर होता है, विटामिन ए, ई, डी, के, आयरन और ग्लूकोज का। और सिंथेसिस किसका होता है? बाइल का सिंथेसिस होता है। अब बात करें हम गाल ब्लेडर की, तो गाल ब्लेडर पियर शेप्ड होता है और लीवर की इंफीरियर सरफेस पर लोकेट होता है। और इसका मेन काम होता है जो बाइल है उसका कंसंट्रेशन एंड स्टोरेज का काम होता है। इसकी कैपेसिटी होती है मेनली 30 to 50 ml बाइल को ही स्टोरेज करता है। लेकिन अगर कुछ कंडीशंस होती है, जब जैसे कि अगर ब्लॉकेज हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो ये 300 ml तक भी स्टोरेज कर सकता है। पेनक्रियाज लीफ शेप्ड ऑर्गन है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, स्टोमक के पीछे स्थित होता है और लीवर के नीचे होता है। ये मेनली पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटीएजेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज और पेनक्रियाटिक एमाइलेज। इसके अलावा इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उससे इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन भी सीक्रेट होते हैं। तो ये तो सारा था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल एनालिसिस। हम आगे इसकी डिजीज के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।